एक तरफ देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को बंद कराया जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन सरकारी स्कूलों को बंद कराने का मकसद क्या है? क्या बच्चों की संख्या कम है, दिन प्रतिदिन कम हुए जा रही है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, या इन सरकारी स्कूलों को बंद करने के पीछे अपने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाने का बड़ा मकसद है? अब आप कहेंगे कि ये सीधा आरोप मैं कैसे लगा रही हूं? ये दरअसल सीधा आरोप मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें आधे से अधिक इन नेताओं के हैं। सांसद विधायकों की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकारी सिस्टम को सही करने के लिए काम करें। ना हो रहा हो तो आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, खत लिखें, जो मन करे वो करें, लेकिन यही सरकारी सिस्टम खराब करने की जिम्मेदारी भी अब इन्हीं के कंधों पर आ रही है। आप समझिए, जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, इन्हीं के अपने स्कूल और कॉलेजेस हैं। तो आप ही बताइए, क्या ये चाहेंगे कि सरकारी स्कूल बेहतर हो? क्या गरीब का बच्चा एक सरकारी स्कूल में सस्ती शिक्षा ले ले? ये जानबूझकर ऐसा करते हैं कि सरकारी स्कूल लगातार बंद होते रहें, सरकारी स्कूल खंडहर बन जाएं। सरकारी स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो माशाल्लाह ऐसे भी इतनी अच्छी हैं कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। टूटी फूटी बिल्डिंगें, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पड़ रहे टाट पर बच्चे, झोपड़पट्टी में बच्चे, जो बिल्डिंगें हैं वो इतनी जर्जर कि कभी भी गिर जाएं। स्कूल में टीचरों की संख्या बहुत कम है। मतलब आप ऐसे समझिए कि सरकारी स्कूलों को पहले भंगार बनाया गया, सबसे पहले उसको इतना गंदा बनाया गया कि कोई भी जो रिक्शा चलाने वाला भी है, अगर उसकी आमदनी ठीक ठाक है तो वो चाहे ना कि उसका बच्चा उसमें पढ़ पाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका है, जो खाने के लिए जिसके लाले पड़े रहते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तब भी भेजता रहा। उसे पता था कि उसकी आमदनी कभी इतनी नहीं होगी कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में चमचमाती बिल्डिंगों में अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। इसीलिए वो बंजारे वाले स्कूलों में भी टाट पर बैठकर पढ़ने पर भी वो अपने बच्चों को भेजता रहा। लेकिन अब नया फरमान है। नया फरमान ये है कि उत्तर प्रदेश के 36,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? पॉपुलेशन तो कम हुई नहीं उत्तर प्रदेश की, फिर उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद करने का मकसद क्या है? क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। मैं इस वीडियो में आपको कई आंकड़े बताने जा रही हूँ। उन आंकड़ों को सुनकर आप भी अपना माथा पटक लेंगे। ये सफेद पोशाक वाले हमें और आपको आज तक मूर्खी बनाते रहे। ये कहते रहे कि हमारे कपड़े की सफेदी को देखिए और समझिए कि जितना हमारा कपड़ा चमकता है उतनी ही हमारी ईमानदारी चमकती है, हमारा चरित्र चमकता है। अपने कपड़े की चमक से अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बटोरने वाले इन नेताओं से सवाल ये है कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप सरकारी स्कूलों को ठीक करने का काम करें, जो बिल्डिंगें खराब हैं उन्हें जीवित करने का काम करें, नई बिल्डिंगें बनवाने का काम करें। जो पत्र लिख सकते हैं वो पत्र लिखिए, जो सरकारी लेटर लिखा जा सकता है वो लिखिए, लेकिन सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाइए। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में कभी टीचरों का अभाव रहा, कभी बिल्डिंगें इतनी जर्जर रही कि बिल्डिंगें गिरती रही, अलग अलग तरीके की परेशानी थी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में बेशक थोड़ी कम हुई, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई कि उसे बंद कर दिया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्कूलों को बंद किया जाएगा, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भाजपा शासित तमाम राज्यों के स्कूलों को बंद करने का नया फरमान आया है। ये जो नया फरमान है उसमें जानिए कि 25,126 स्कूल जो है वो उत्तर प्रदेश में बंद होने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 29,410 स्कूलें बंद होंगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष की राज्यों में ही जो है वो स्कूलें बंद हो रही हैं, बंगाल में भी स्कूलें जो हैं वो बंद हो रही हैं, दीदी भी जो है स्कूलें बंद करा रही हैं। लेकिन उनके यहाँ महज 147 मतलब 150 स्कूलें भी नहीं बंद हो रहे हैं। तो सबसे कम स्कूलें कहीं बंद हो रहा है तो वो बंगाल में। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में बैठकर खबर बना रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश को ज़्यादा फोकस करके इस वीडियो में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बंद हो रहा है 25,126 स्कूल। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हो सकता है उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आमदनी इतनी ज़्यादा हो कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो सकता है सरकारी स्कूल में बच्चे कम आ रहे हों। तो आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, नोट कर लीजिएगा, और ये आंकड़ा बेहद ज़रूरी है। आप जानिए कि पूरे देश में 11 लाख से अधिक बच्चे आज भी हैं जो स्कूल का मुंह नहीं देख पा रहे, जो पढ़ नहीं पा रहे। इन बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा नहीं मिल पा रही,
स्कूल जाना इनको मवस्सल नहीं हो पा रहा है। तो क्या 11 लाख बच्चे जब प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएंगे, सरकारी स्कूल उन्हें तो क्योंकि मिलेंगे नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूलों को या तो मर्ज कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो 11 लाख बच्चे हैं जो पूरे दुनिया में, पूरे देश में हैं, जो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो क्या और आगे स्कूल जा पाएंगे? हम सभी को पता है कि स्कूल भेजने के लिए गांव में जो ग्रामीण समाज है वो कितना हिचकिचाता है। कटनी है तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन है तो स्कूल नहीं जाएगा, घर में कोई काम है तो स्कूल नहीं जाएगा, और बड़ी मुश्किल से अगर वो पढ़ता भी है तो 10वीं या 12वीं तक। उसके बाद उसको अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है अगर वो लड़का है तो, और अगर लड़की है तो ब्याह कर दिया जाता है। ऐसे में अगर स्कूल किलोमीटर दूर हो जाए तो आप सोच कर देखिए कि क्या कोई लड़की, गाँव की कोई लड़की किलोमीटर दूर जाकर स्कूल पढ़ पाएगी? सरकार का ये फरमान है कि हर 15 किलोमीटर पर एक सरकारी स्कूल बनाने की व्यवस्था है, यानी कि 15 किलोमीटर के भीतर जितने भी सरकारी स्कूलें हैं उन्हें या तो मर्ज कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा या जो मन करे वो कर दिया जाएगा। तो अब आप ये जानिए कि पूरे देश में 11 लाख ऐसे बच्चे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जाते। ये कौन है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ये किसी गरीब, किसी मजदूर के घर के बच्चे होंगे, किसी मनरेगा में काम करने वाले मजदूर के बच्चे होंगे, जिनको ऐसा लगता होगा कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे को काम धंधा सिखा दिया जाए, 2 रोटी 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर ली जाए। तो बाल मजदूरी तो खत्म होने से रही और अलग अलग परेशानियां अलग हो जाएंगी। अब आपको ये जानकर और ज़्यादा हैरानी होगी कि इन सभी राज्यों में से, जिसमें से 11 लाख मैंने आपको बताया ये पूरे देश का पॉपुलेशन है, अगर इसको आप बांटेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में ही बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। करीब 8 लाख बच्चे जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आज भी स्कूल का मुँह नहीं देख पा रहे हैं। 7.89 लाख बच्चे जो हैं वो आज भी स्कूल का मुंह नहीं देख पा रहे। तो ये जो 8 लाख बच्चे हैं इन्हें और ज़्यादा अतिरिक्त स्कूल भेजने के लिए मुहिम चलानी चाहिए थी, और ज़्यादा स्कूल बेहतर बनाने के लिए मुहिम चलाकर इन बच्चों को स्कूल की तरफ बुलाना चाहिए था, या स्कूलें बंद कराकर ये संख्या 8 से 10 करानी है। ये जो 8 लाख बच्चे हैं वो आज भी इतनी ज़्यादा योजनाएं होने के बाद, सब पढ़ें सब बढ़ें वाली योजनाएं होने के बाद भी स्कूल नहीं जा पा रहे। तो इन्हें स्कूल बुलाने के लिए नए नए आकर्षक कार्यक्रम चलाने चाहिए। जैसे मिड डे मील योजना बेहतर योजना है, जिसमें कम से कम 2 जून के खाने के लिए एक टाइम का भोजन के लिए ही बच्चे स्कूल की तरफ तो बढ़े थे। लेकिन अब स्कूलों को अगर मर्ज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और स्कूल इतने दूर होंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि गाँव में लड़कियों का पढ़ना और कम हो जाएगा, क्योंकि गाँव में लड़कियाँ इतने दूर पढ़ने के लिए भेजी नहीं जाएंगी, और अगर वो भेजी भी जाएंगी तो वो सरकारी स्कूल तो कतई नहीं होगा, क्योंकि सेफ्टी के नाम पर फिर वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ही जो है वो बच्चे बढ़ेंगे। और सरकारें भी यही चाहती हैं कि प्राइवेट स्कूल की तरफ जो है वो बच्चे आगे बढ़ें। ये बात मैं दावे से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में कुल जितने भी स्कूल हैं उसमें से 60% स्कूलों का मालिकाना हक जो है इन नेताओं के पास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के नेताओं के पास है, भाजपा, सपा, बसपा तमाम ऐसे नेता हैं जो सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों का मालिकाना हक रखते हैं। सरकारी स्कूलें बंद होंगे तभी तो बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ेंगे और तभी तो इन्हें मोटी रकम मिलेगी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि शिक्षा जो है ना वो नॉन प्रॉफिटेबल एक सेवा है, शिक्षा जो है वो सेवा है, इसको प्रॉफिट से नहीं तोला जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा को नॉन प्रॉफिटेबल से हाई प्रॉफिटेबल प्रोफाइल बनाने की, हाई प्रॉफिटेबल संस्था बनाने की कोशिश हो रही है। और ऐसा कैसे हो रहा है? प्राइवेट स्कूल का ना तो किसी नियमों को पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है और ना ही किसी नियम को माना जाता है, क्योंकि ये जो नेता हैं इनके बड़े बड़े अधिकारियों से पहचान होती है तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ना किस ऐसे स्कूलों के पास ना तो ढंग का सर्टिफिकेट है, ना इनके पास मान्यताएं हैं, ना ये नियमों का पालन करते हैं, ऊपर से पैसा अलग से वसूलते हैं। अटेंडेंस लगाने में अगर कोई बच्चा असमर्थ है, स्कूल आने में असमर्थ है तो 5,000 रुपये दे दे, अगर परीक्षा में नहीं बैठ सकता है तो 10,000 रुपये दे दे, अगर वो किसी भी तरीके से स्कूल ना आए सिर्फ डिग्री चाहिए तो इतना रुपये दे दे। मतलब कुछ भी चल रहा है, फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं, अटेंडेंस बिना लगाए जो है बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो उनको असाइनमेंट मिलता है वो भी वो चाहे ना करें तो उसके लिए भी पैसा दे दें। ले देकर पैसे का बोलबाला है, पैसे से डिग्रियां बेची और खरीदी जा रही हैं। ले देकर पैसे के आधार पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद किया जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है और पैसा अपनी जेब में भरा जा रहा है। शिक्षा सेवा थी,
लेकिन इसे धंधा बना दिया गया है। कौन बना रहा है? हमारे देश के नेता लोग बना रहे हैं। तो अब मैं आपको उन तमाम नेताओं का नाम बताने जा रही हूँ। कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी, कुछ नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। ये जो है वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए कि शिव प्रसाद यादव हैं, जो बसपा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं। मैनपुरी इटावा में इनके पास 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं। 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस एक अकेले नेता के पास। इसके अलावा ब्रिजभूषण शरण सिंह है, भाजपा के पूर्व सांसद हैं। गोंडा बहराइच में इनके पास 54 स्कूल और कॉलेज हैं। सोचिए, एक एक इंसान के पास 50-100 स्कूल कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जय चौबे हैं, ये भी भाजपा के पूर्व विधायक हैं, संत कबीर नगर के। इनके पास 50 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं। डॉक्टर जितेंद्र यादव, ये सपा के प्रदेश सचिव हैं, फर्रुखाबाद से। इनके पास 20 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं। अजय प्रताप सिंह, भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष फतेहपुर में। इनके पास 18 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं। संजय सिंह हैं, ये भी भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास 13 हैं। इसके अलावा LP सिंह पटेल है, ये सपा के सांसद प्रतापगढ़ में है। इनके पास 13 है। ऐसे ही तमाम लोग हैं। ये लोग गिनती में ऐसे स्कूल और कॉलेजेस चला रहे हैं जैसे कोई भूजा भेली या फल बेच रहे हों। 100-50 ऐसी संख्याओं में इनके पास स्कूल और कॉलेजेस हैं। और इन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई कैसी होती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं आपको दैनिक भास्कर की ही एक दूसरी रिपोर्ट दिखा रही हूँ, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि स्कूल और कॉलेजेसों में पैसा लेकर उनका भविष्य बर्बाद किया जाता है। स्कूल और कॉलेज मनमाने तरीके से कभी जो है एक्स्ट्रा फीस के नाम पर पैसे लेते हैं, कभी एक्स्ट्रा एग्जाम कराते हैं उसके नाम पर पैसा ले लेते हैं, कभी क्लास ना करने की शर्त पर सुविधा शुल्क देने की बात करते हैं। अलग अलग तरीके के सेंसेशनल एग्ज़ाम किए जाते हैं, जैसे तिमाही, छमाही जैसे एग्ज़ाम होते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो आपको जो है वो पैसे देने होंगे। बिना पेपर दिए पास होने के लिए भी जो है वो पैसे चलते हैं। प्रैक्टिकल का काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप पैसा देकर प्रैक्टिकल का काम में भी आपको पास कराया जाता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप का पैसा छात्रों को नहीं मिलता। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे ये कॉलेजेस जो है वो मोटी गाढ़ी कमाई कर रहे हैं। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की उस लाइन को भी गलत साबित कर दिया जा रहा है कि शिक्षा जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, इसे भी हाई प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा रहा है ये आपके सामने है। सरकारी स्कूलों को बंद करने के फरमान पर सिर्फ एक सवाल पूछना बनता है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि गरीब का बच्चा ना पढ़े, गरीब का बच्चा शिक्षित ना हो? क्योंकि अगर गरीब का बच्चा शिक्षित होगा तो वो अपने हक और अधिकार जान जाएगा, वो सवाल पूछना जान जाएगा। और अगर वो सवाल पूछता रहा तो आपकी सत्ता पर इतनी आसानी से आप काबिज नहीं हो पाएंगे। राम मंदिर आपने बनाया, बेशक अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात तब होती जब सरकारी स्कूल और ज़्यादा खुलते, शिक्षा और ज़्यादा सस्ती और बेहतर होती। तब ये कहा जाता कि प्रदेश के विकास में काम किया जा रहा है। मतलब बच्चे शिक्षित होंगे, उन्हें ज्ञान मिलेगा, वो और ज़्यादा पढ़ेंगे, तब वो और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, तब प्रदेश का ज़्यादा विकास हो पाएगा। अगर लोग शिक्षित ना हो, अनपढ़ रह जाएं, तो ये प्रदेश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा कलंक है और बाधा है। इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और एक तरफ ठेके जो है वो उसको परमिशन मिली जा रही है, दारू जो है वो बिकते जा रहा है और सरकारी स्कूलों को बंद कराया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? गरीब के बच्चे ना पढ़ें इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद कराने की ये जो नया फरमान आया है, इसके पीछे की बड़ी वजह तो यही है ना कि आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल को पहले आपने खंडहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब सरकारी स्कूलों को बंद आप इसलिए करा रहे हैं ताकि प्राइवेट स्कूल की तरफ हर शख्स जो है वो आगे बढ़ जाए और जितने ज़्यादा बच्चे स्कूल में आपके स्कूल में आएंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, इसलिए आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और अगर शिक्षा महंगी होती जाएगी और अगर शिक्षा इतनी दुर्लभ होती जाएगी तो आपका सर्व शिक्षा अभियान तो सिर्फ बैनर पर टंगने के लिए ही रह जाएगा। हकीकत में ज़मीन पर तो उसका कोई असर दिख नहीं पाएगा। एक तरफ आप पेंसिल पर एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की को बैनरों पर टांगते हैं ताकि लड़का और लड़की दोनों पढ़ें, सब बढ़ें, तो गरीब तो नहीं पढ़ पाएगा ना, क्योंकि गरीब तो इतना पैसा कभी इकट्ठा नहीं कर पाएगा कि वो 300, 500, 3000, 10,000 रुपये देकर अपने बच्चों को महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाए। वो अपने बच्चों को तो तभी पढ़ा पाएगा जब शिक्षा सस्ती होगी। सरकारें अलग अलग तरीके से गरीबों को लुभाने के लिए कभी वजीफ़ा लॉन्च करें, कभी मिड डे मील लॉन्च करें या अलग अलग तरीके की चीज़ें
लॉन्च करें ताकि बच्चे जो है, गरीब के बच्चे स्कूलों की तरफ बढ़े, क्योंकि हमें पता है कि गरीब आज भी यही सोचता है कि पढ़ लिख कर क्या होगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि बच्चा कुछ काम धंधा सीख जाए। इसीलिए बहुत कम उम्र में ही कभी कारपेंटर का काम, कभी बढ़ई का काम, कभी कुछ और काम सिखा दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है वो कमाई का जरिया जो है वो ढूंढ सकें। पढ़ाई लिखाई से को तो कुछ होता नहीं है। एक तरफ नौकरियां मिल नहीं रही, दूसरी तरफ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा उत्तर प्रदेश की हालत ख़राब होगी। बाकी मैंने आपको बताया कि आज भी 8 लाख से अधिक बच्चे हैं जो स्कूलों की तरफ नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं देख पा रहे हैं। यूपी में कुल 74,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें से 50,000 स्कूल तो सिर्फ नेताओं के हैं। ये सब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए कुल 17 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, लेकिन इन नेताओं का हाई प्रोफाइल होने की वजह से, अलग अलग अफसरों से पहचान होने की वजह से ये 17 सर्टिफिकेट कभी भी स्कूलों के पास नहीं भी होते, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल जो है वो लगातार चल रहे हैं। मैं आपको कुछ नियम बताना चाहती हूँ ताकि आप ये जानें कि एक स्कूल खोलने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, और इन नियमों को ताक पर रखकर आपके क्षेत्र में भी बहुत से स्कूल चल रहे होंगे। प्राइवेट स्कूल तो कुकुरमुत्ते की तरह हर चौराहे पर खोल दिए गए हैं। ये सिर्फ धंधा है और ये मंदा ना पड़े, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया जाए। प्राइवेट स्कूल का धंधा तो तभी चलेगा जब सरकारी स्कूलों को मंदा कर दिया जाए। तो आप जानिए कि यूपी में आधे प्राइवेट स्कूल तय नियम के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, सिटी में बात की जाए, तो 5वीं तक स्कूल खोलने के लिए कम से कम 500 वर्ग गज यानी कि करीब 5,000 वर्ग मीटर का एक खेल मैदान होना ज़रूरी है। लेकिन आप भी जानते होंगे कि बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। मेरे जानकारी में तो मैं हज़ारों ऐसे प्राइवेट स्कूल गिना सकती हूँ जिनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे कम रोशनी वाले कमरे हैं, जिसमें लाइटें भी, सूरज की रोशनी भी उतनी अच्छी से आती नहीं, वेंटिलेशन भी उतना अच्छे से नहीं होता, और स्कूल में प्लेग्राउंड ही नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल चल रहे होते हैं। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 500 वर्ग गज यानी कि 5,000 वर्ग मीटर का एक खेल का मैदान होना ज़रूरी है, वो भी तब जब स्कूल 5वीं तक हो। अगर स्कूल उससे ज़्यादा है, 8वीं 10वीं या 12वीं तक है, तो ये प्लेग्राउंड जो है वो बड़ा होता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। अभी मैं सिर्फ 5वीं तक का बता रही हूँ। अगर स्कूल गाँव का है तो खेलने के लिए 1,000 वर्ग गज का खेल का मैदान होना चाहिए। इसके अलावा 250 वर्ग मीटर के 3 क्लासरूम होने चाहिए, 150 वर्ग मीटर का स्टाफ रूम होना चाहिए, प्रिंसिपल रूम होना चाहिए। 8वीं तक अगर स्कूल है तो 600 वर्ग मीटर की एक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि लैब होनी चाहिए। इतना होना अनिवार्य है। इसके अलावा और भी कई नियम होते हैं, उन सभी नियमों का अगर पालन ना हो तो समझिए कि प्राइवेट स्कूलों को सभी नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। शहर में अगर कॉलेज खोलने हैं तो 3,000 वर्ग मीटर का, और गांव में अगर कॉलेज खोलना है तो 6,000 वर्ग मीटर का ज़मीन होना ही चाहिए। इसके अलावा ज़मीन को खरीदने वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए, बिल्डिंग के फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जल बोर्ड जल प्रशिक्षण का भी जो है वो रिपोर्ट होना चाहिए, बिल्डिंग का साइट प्लान होना चाहिए, बैंक का इशू किया गया एफडी के बदले नो लोन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरीके की 17 सर्टिफिकेट होने चाहिए, तब जो है वो स्कूल चलाए जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में 80% से ज़्यादा ऐसे स्कूल चल रहे हैं जो मानकों पर खड़े उतरते नहीं हैं। तो इन सभी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश में इतने सारे नेताओं के तो खुद के स्कूल हैं। अब ये नेता इस तरीके के बिना नियमों पर चलने वाले स्कूलों को चला रहे हैं, और अगर ये स्कूल नहीं चलेगा, अगर स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे तो इनकी धंधा कैसे चलेगा, इनको पैसा कैसे मिलेगा? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों को भंगार बना दिया जाए, कबाड़ बना दिया जाए, और उसमें बच्चे ना जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में ही इनके बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। अगर हर नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो आप जानिए कि सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे। जब ये नेता देश की कमाई खाते हैं, इनके रहने का खर्चा देश उठाता है, इनके आने जाने का खर्चा देश उठाता है, हर चीज़
टैक्स के पैसे से ही इन्हें मिलती है, तो ऐसे किसी टैक्स के पैसे से चलने वाले स्कूल में ये अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? इन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल चाहिए और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। और मैं आपको यकीन से दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर इन नेता मंत्री अधिकारियों का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों में ना पढ़े, इसका सब जुगाड़ जो है इन्होंने प्राइवेट स्कूल में धंधे के रूप में खोल कर रखा है। जब 100 कॉलेजेस जो हैं इनके अपने ही होंगे तो सरकारी स्कूल कैसे बेहतर होगा? इसके अलावा मैंने कई खबरें जो है वो देखी। जैसे देखिए, एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है, प्रदेश में हर 15 किलोमीटर पर होगा स्कूल, 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी। इस तरीके से तो 1,20,000 स्कूलों में उनके अस्तित्व पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है और ये सारे स्कूल जो है वो बंद हो सकते हैं। 12,000 स्कूल ही जो है वो महज बच पाएंगे। इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं। ये सिर्फ प्रयोग के रूप में किया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी तो सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगे और 15 किलोमीटर दूर कोई भी गाँव की लड़की को भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। जब 1-2 किलोमीटर दूर स्कूल होता है तब तो भेजने में लोग इतना आनाकानी करते हैं, तो 15-15 किलोमीटर दूर तो मुश्किल है कि कोई ग्रामीण इलाके की लड़की साइकिल से पढ़ने जाए, बड़ा मुश्किल होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर, आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यहाँ पर भी देखिए एक अलग अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा है 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल का विलय जो है वो किया जाएगा। यानी कि जिस स्कूल में 50 स्टूडेंट से कम आते हैं, उनकी अटेंडेंस 50 स्टूडेंट से कम है, उन स्कूलों को विलय किया जाएगा। अब ये संख्या कम क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों को इतना जर्जर बना दिया गया है, ना तो पक्की छत है, ना कमरे ठीक ठाक है, और एक ही कमरे में 100 बच्चे बैठाए जाते हैं, टीचर ठीक से आते नहीं हैं। ये वो वजहें हैं जिनसे सरकारी स्कूलों में लोगों का आकर्षण कम हो रहा है। जो थोड़ा भी आर्थिक रूप से मजबूत है वो प्राइवेट में भेज रहा है, इसके अलावा भेज ही नहीं रहा है। 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जा ही नहीं रहे। इस वजहों से स्कूल में अटेंडेंस कम हो रहा है और इन सभी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। हमारा ये खबर आपको कैसा लगा? ये डिटेल रिपोर्ट जिसमें हमने बहुत सारी खबरों को खंगाल कर एक खबर बनाने की कोशिश की, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एक बात मैं फिर से साफ करना चाहती हूँ कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप अपने हक का सवाल ज़रूर पूछिए। अगर आपके पास सुविधाएं हैं, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तब भी आपको इस नियम का विरोध इसलिए करना चाहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर एक भी बच्चा शिक्षा के अभाव में अशिक्षित रह गया तो समझिए कि वो हमारे समाज, हमारे देश के लिए कलंक बनेगा। वो उस अपाहिज की तरह होगा जो देश को ना चलने देगा और ना उसके विकास की रफ्तार में बाधा बनेगा। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे तभी देश के विकास की रफ्तार को और तेज बढ़ा पाएंगे। तो इस नियम का विरोध तो होना चाहिए। भारत एक नई सोच इस तरीके की सभी नियमों का पुरजोर विरोध करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। बाकी वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।